AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि अगर किसी को बिज़नेस शुरू करना है तो उसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हमने देखा कि कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं, इकोनॉमी में उनका क्या रोल है और वो कैसे एक बड़ी इंडस्ट्री को हेल्प करती हैं। एंड मेजर पोर्शन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का ही है। आज हम देखेंगे कि अगर कोई प्रोजेक्ट अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है या कोई प्रोजेक्ट नया टेकअप करना चाहता है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या एनालिसिस के तरीके होते हैं जिनसे हम जानते हैं कि वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट और नॉट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। Project identification is the essential step where an entrepreneur search for a viable business idea and prioritize the limited resource through a scientific elimination process. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 10 बिजनेस आइडिया होते हैं और हम उनमें से क्या हमारे लिए वाइबल है बेस्ड अपॉन कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, ये डिसीज़न लेने को प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन हम कहते हैं। ठीक है, इसमें 4 मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला कंसेप्चुअल स्टेज, दूसरा स्क्रीनिंग स्टेज, तीसरा आइडेंटिफिकेशन स्टेज और चौथा प्री फिजिबिलिटी स्टेज। इसका मतलब क्या है? कंसेप्चुअल स्टेज हमने आइडिया जनरेट किया, स्क्रीनिंग स्टेज कि भाई 10 आइडिया थे, हमने एलिमिनेट किया जो अनवाइबल है हमारे करंट सिनेरियो के साथ, तो हमने उसको रिजेक्ट किया। फिर आइडेंटिफिकेशन स्टेज कि भाई सिलेक्ट कर लिया कि ये है, ये प्रोजेक्ट में हम काम करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, ये हमारे पास 10 रीजंस हैं। ठीक है, एक बार आइडिया हमने चूज़ कर लिया, फिर हम रॉ कॉन्सेप्ट से एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीज़ें को लेके आएंगे। ठीक है, फिर हम उसका प्लान बनाएंगे प्रैक्टिकल, जो मार्केट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हो। हम उसमें देखेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है एंड आगे आने वाले टाइम में कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है और किस तरीके से हम उसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम फॉर्मुलेशन फेज़ में करते हैं। ये फिगर भी है, आप इसको एक बार रेफ़र कर सकते हैं। नाउ वो क्या पैरामीटर्स होंगे जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे वेदर टू इन्वेस्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट और नॉट। तो वो 4 पैरामीटर्स होते हैं। पहला मार्केट फिजिबिलिटी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहले हम मार्केट में देखेंगे कि एक्चुअल में डिमांड है और इस चीज़ की मार्केट शेयर कितनी है, कंजम्पशन ट्रेंड कितना है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर क्या है। लेट्स से आपने कोई दूध की फैक्ट्री खोलनी है तो आप देखोगे कि भाई इसका डिमांड है, हाँ है जी है। फिर मार्केट शेयर कितना है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं तो मार्केट शेयर भी ज़्यादा है। कंजम्पशन ट्रेंड क्या है, बच्चे पीते हैं, बड़े पीते हैं और दिन में 1 बार 2 बार, जो इन्फेंट्स होते हैं काफ़ी बार कंज्यूम करते हैं, तो कंजम्पशन ट्रेंड अच्छा है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर क्या है कि भाई हमारे पास वेरका है, अमूल है, मदर डेयरी है और भी ऐसे काफ़ी छोटे छोटे ब्रांड्स हैं। फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी पे आ जाते हैं। अब लेट्स से आपने कोई देखा कि कार की कंपनी खोलनी है जी हमें, तो लेट्स से अगर मारुति सुजुकी आपने खोलनी है दूसरी, तो आप देखोगे कि भाई मैं क्या टेक्नोलॉजी इसमें ले आ सकता हूँ, मेरे पास क्या मशीनरी की रिक्वायरमेंट होएगी, प्लांट लेआउट कैसा होगा, वेस्ट डिस्पोजल कैसा होगा। तो ये सारी हमारी टेक्निकल फिजिबिलिटी में आ जाती हैं। ठीक है, फिर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कि भाई मेरे पास अभी 10 लाख रुपए हैं, कौन सी मशीन मैं ले सकता हूँ,
फिर आगे आने वाले टाइम में मैं कैश फ्लो कैसे करवाऊँगा, कहाँ से पैसे आएंगे, इन्वेस्टमेंट लूँगा या लोन लूँगा। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में आ जाती हैं। फिर आ जाते हैं इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। इकोलॉजिकल में क्या आ गया कि भाई आपके फैक्ट्री से ऐसा धुआं तो नहीं निकलने वाला है कि जिससे पूरा सराउंडिंग पल्यूट होगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो एक इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है। नेशनल इनकम में आप कंट्रीब्यूट करोगे, वो फिजिबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में जब ये सारी चीज़ें आपने एक बार आइडेंटिफाई कर ली तो फिर बनता है DPR, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, a comprehensive written statement of what the entrepreneur proposed to undertake and how they plan to achieve it। एक ये रोड मैप होता है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट, जो कोई लोन लेने में या इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में या एंटरप्रेन्योर के खुद के लिए कि हाउ दे आर गोइंग टू प्रोसीड इन फ्यूचर, कैसे मैन पावर हैंडल करने वाले हैं वो, और प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, लोकेशन क्या होने वाली है, मार्केट की प्लान क्या है उनकी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट क्या है, और कैपिटल कॉस्ट कितना आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी, वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर में आती हैं। यही सेम चीज़ है, एक बार आप नज़र डाल लेना। अगर कन्फ्यूजन होती है तो जस्ट लेट मी नो। अब आ जाते हैं कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसे कैसे पता चलेगा कि भाई हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक तो हो गया गट फीलिंग कि भाई आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, आपके पास आपने सोचा कि हाँ मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे पास 10 लाख रुपए, बट क्या वो एक्चुअल में वाइबल है। ये सारी चीज़ों का आंसर देने के लिए हम करते हैं डिमांड एनालिसिस, ठीक है। अ कोर component of a market plan is a demand analysis which forecasts the future demand for the proposed project, ठीक है। Entrepreneur uses qualitative and quantitative techniques to estimate the gap between the current supply and the future market needs, कि भाई अभी कितना सप्लाई हो रहा है और हम फ्यूचर में क्या, ऐसा नहीं कि फ्यूचर में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, AI आ जाएगा, है ना। तो इस वजह से एंटरप्रेन्योर को ये सारी चीज़ें रिसर्च करनी होती हैं। Alongside demand, the entrepreneur must calculate the material balance output method. This involves mapping the exact input-output ratio to determine how the raw material is required to achieve the target capacity of production. मतलब इसका क्या है कि अगर आपने मारुति सुजुकी खोलनी है तो भाई उसी हिसाब में आपको सप्लाई भी तो चाहिए रॉ मटेरियल की, है ना। तो वो आप कैसे बैलेंस करोगे। और लेट्स से सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रही है आपके पास बट आप उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, या प्रोडक्शन आपका बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई उतनी नहीं है, तो क्या इन दोनों का इम्बैलेंस होने के कारण प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये सारे रेशियोज़ को देखना होता है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंस, कि आपके मनी इश्यूज़ कैसे रिजॉल्व करने वाले हो आप बिज़नेस में। अब स्टार्टिंग में जब बिज़नेस शुरू होता है तो 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास जहाँ से पैसे आ सकते हैं। पहला, या तो आपकी पर्सनल सेविंग्स हो, या आप मतलब आप सर्विस के साथ साथ आप काम कर, लेट्स से आजकल बहुत लोग जॉब के साथ साथ में अपना बिज़नेस शुरू करते हैं, तो वो भी पर्सनल इनकम में से थोड़ा करके वो करते हैं। फिर दूसरा ये हो सकता है कि आप किसी से डेट ले लो, मे बी बैंक से ले लो, या कोई कमर्शियल बहुत सारे ऐसे फर्म्स होते हैं जो लोन्स वगैरह देते हैं। एंड दूसरा ये हो सकता है कि आप फंड्स रेज़ कर लो, एंजल इन्वेस्टर को बुला लो, वेंचर कैपिटलिस्ट को बुला लो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपना फाइनेंस मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल इवैल्यूएशन। जैसा हमने देखा कि फाइनेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिज़नेस में, ठीक है। तो अब हम पैसा ऐसे ही तो नहीं लगा देंगे किसी भी प्रोजेक्ट में, हम देखेंगे कि भाई एक्चुअल में ये काम का है या नहीं है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम पढ़ते हैं
बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि दिस रेशियो स्टडीज़ द प्रपोज्ड रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड द बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब क्या है कि अगर लेट्स से कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, हम उसमें x अमाउंट का लगाएंगे तो क्या हमें x+1 या 2x मिलेगा या उसका उल्टा होगा। तो ये रेशियो हम पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम अपना रिस्क मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ग्रेटर देन 1 इंडिकेट्स दैट प्रोजेक्ट बेनिफिट आउटवेट इट कॉस्ट मेकिंग इट एक्सेप्टेबल। मतलब अगर रेशियो 1 से ऊपर हुआ तो हम ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नहीं तो वी विल रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। क्या है? बिकॉज मनी लूजेस वैल्यू ओवर टाइम, DCF मेथड्स एडजस्ट फ्यूचर कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो बैक टू देयर प्रेजेंट वैल्यू टू एक्यूरेटली मेजर ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी। इसका मतलब समझाऊंगा मैं आगे आने वाली स्लाइड में, ठीक है। आप अभी के लिए समझो कि लेट्स से आप बचपन में ट्राइमैक्स पेन खरीदते थे तो अराउंड 35 की आती थी, ठीक है। अब लेट्स से अगर आप अभी लेने जाओगे तो मे बी 40 की आए, 50 की आए या मे बी 60 की आए। तो फाइनेंस में इस चीज़ को बोलते हैं कि मनी की वैल्यू कम हो गई है, कि जिस चीज़ के लिए पहले हम 35 रुपीज़ देते थे अब उस चीज़ के लिए हमें 50 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो ये होता है कि भाई मनी की वैल्यू ओवर द टाइम कम हो गई है, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू एक ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो का एक प्रीमियर मेथड है, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर NPV पॉजिटिव आया तो हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, अगर नेगेटिव आया तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज एग्जैक्ट डिस्काउंटेड रेट दैट मेक्स द प्रोजेक्ट net present value is equal to 0 if calculated IRR is greater than the company's cost of capital, the project is considered financially viable and accepted। मतलब इसका क्या है आगे आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे। डिस्काउंटेड कैश फ्लो इतना ही होता है कि फ्यूचर में अब मनी की वैल्यू कम होती जाती धीरे धीरे, इसीलिए हम फ्यूचर में जो भी पैसा हम लगाने वाले हैं उसको अभी ही कैलकुलेट कर लेते हैं एंड उस हिसाब से हम अपना प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। DCF मेथड्स इवेल्युएट द प्रोजेक्ट बाय कंसिडरिंग दैट मनी टुडे इज वर्थ मोर देन मनी टुमारो। वही मैंने आपको बताया था कि आज मनी की वैल्यू ज़्यादा है रेदर देन टुमारो, ठीक है। फ्यूचर कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो आर कन्वर्टेड टू द प्रेजेंट वैल्यू सो दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर रियलिस्टिक। अब जैसे देखो लेट्स से 35 रुपये की ट्राइमैक्स पेन थी, वो आज की वैल्यू है, ठीक है। अब कल को ख़रीदने जाओगे तो 50 रुपये की हो जाएगी। अब अगर आप वो देखोगे कि भाई 50 रुपये में आप कैलकुलेट करोगे तो चीज़ उतनी सही नहीं आएंगी, है ना। तो 50 रुपये की वैल्यू आज कितनी होगी, कल के 50 रुपये की वैल्यू आज कितनी होगी, तो वो हम कैलकुलेट करके प्रोजेक्ट की कोई वाइबिलिटी को निकालते हैं, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, मतलब क्यों किसी मनी की वैल्यू कम हो जाती फ्यूचर में? इन्फ्लेशन है, टैक्सेस हैं, इंटरेस्ट बढ़ते हैं, तो इस वजह से फ्यूचर में मनी की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं NPV, ठीक है। NPV क्या होता है मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से आपने एक कार रेंटिंग, ठीक है, ये हमारी कार है, इसको हमें किसी एक रूट पे चलाना है, नए रूट पे चलाना है। इस चीज़ की फिजिबिलिटी को हमें चेक करना है कि हमें नए रूट पे चलाना चाहिए कि नहीं। लेट्स से हमने कार पे इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए, ठीक है। तो हम ये टाइमलाइन में प्लॉट कर लेंगे। तो सबसे पहले 0 ईयर, तो 0 ईयर में हमने
10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि हमारे जेब से गया 10 लाख, तो माइनस 10 लैक्स। फिर लेट्स से पहले साल में इसने 1.5 लाख कमा के दिया हमें, दूसरे साल में हमें इसने 2 लाख कमा के दिया, तीसरे साल 3 लाख, चौथे साल 2.5 लाख, और पाँचवें साल क्या हुआ, हमने सोचा कि यार नहीं यार अब नहीं हो रहा है मेरे से, मैं बेच देता हूँ इसको, तो वो हो जाती है टर्मिनल कॉस्ट। टर्मिनल कॉस्ट क्या होता है कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बेच देते हो तो उस प्रोजेक्ट के बेचने से आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है, तो वो हो जाता है टर्मिनल कॉस्ट। और ऑपरेशन कॉस्ट मतलब कि जितना उसने काम किया है उससे आपको कितने पैसे आए हैं, तो हो गया ऑपरेशन कॉस्ट। तो 5वें साल में हमें लेट्स से 6 लाख का कैश इन हुआ, ठीक है। तो पहले साल 1.5 लाख का, दूसरे साल 2 लाख का, तीसरे साल 3, चौथे साल 2.5 और पाँचवें साल टर्मिनल कॉस्ट और ऑपरेशन कॉस्ट मिला के 6 लाख, तो टोटल हमारे हुए 15 लाख, ठीक है। अब लेट्स से मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अगर हमारा हर साल 12% का रिटर्न आएगा तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमने इन सारे मतलब जो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जितना भी रिटर्न आने वाला था उसकी आज की वैल्यू कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। ये आप स्क्रीन में देख सकते हो कि पहले साल 1.5 लाख अपॉन 1.12 मतलब 12% का रिटर्न के हिसाब से उस चीज़ की वैल्यू 1.5 लाख के रुपए की वैल्यू आज कितनी होगी ये आ गई। फिर उसके बाद में 2 लाख की वैल्यू कितनी होगी आज की डेट में, प्रेजेंट की डेट में, वो आ गई। तो इन सब को हम कैलकुलेट मतलब एडिशन कर लेंगे और जितना हमने लगाया था क्योंकि वो हमारी जेब से गया तो वो सब्ट्रैक्शन होगा। तो अब आप लास्ट में देखोगे वैल्यू जो है हमारी पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वही इस में दिखाया हुआ है इस पूरे स्लाइड में कि NPV इज़ अ कैपिटल बजटिंग मेथड that measures the difference between the present value of cash flow and the present value of cash outflow over the life of the project. It considers the time value of money by discounting the future cash flows, indicating whether a project will add value to the company. जैसे हमने देखा कि भाई हम फ्यूचर में जो कैश इनफ्लो होने वाला है उसकी वैल्यू आज कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट कर लिया, और आज हमने कितना पैसा लगाया है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब उन दोनों का प्रॉफिटेबिलिटी हमने कर लिया कि भाई पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर तो पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है, अगर नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट रिजेक्टेड है, अगर ज़ीरो है तो नेट मतलब इनडिफरेंस है कि भाई जितना आप लगाओगे उतना वापस मिलेगा आपको, बस प्रॉफिट नहीं होएगा ना लॉस होगा, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला है। मैं यूजुअली आपको बोलूँगा कि आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, मे भी आपको फार्मूला ना याद हो। एक बार मैं एग्जांपल और बता देता हूँ कि लेट्स से कोई प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप किसी भी प्रोजेक्ट को आप ले सकते हो। आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, कंपनी ने डिसाइड किया कि अगर हमें ये हर साल 12% का रिटर्न देता है तो हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर में हमने लिया था कि आप कोई कार रेंटिंग सर्विस शुरू कर रहे हैं किसी नए रोड पे, तो आपने 10 लाख लगाए कार में, तो आपकी जेब से गए मतलब माइनस का 10 लैक्स। फिर पहले साल आप लेट्स से उस कार ने 1.5 लाख का आपको कैश इनफ्लो किया, फिर दूसरे साल 2 लाख का, तीसरे साल 3 लाख का, चौथे साल 2.5 लाख का, और पाँचवें साल आपने सोचा कि यार मैं थक गया हूँ, मैं बेच देता हूँ इसको, ठीक है। तो वो हो गई आपकी टर्मिनल कॉस्ट, ठीक है। तो वो आपने बेच दिया, वो हो गया 4 लाख का आपने लेट्स से बेच दिया। फिर उस साल लेट्स से उसने 2 लाख आपके ऑपरेशन में भी दिए थे, ठीक है। तो वो पूरा टोटल कितना हो गया, आपके कैश इनफ्लो 6 लाख का हुआ पाँचवें साल, ठीक है। इन टोटल आपका कितना हुआ, 15 लाख आपने कमाए, 10 लाख लगा के 15 लाख आपने कमाए। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। हम देखेंगे अभी कि कैसे ये 5 लाख का प्रॉफिट नहीं है। अब आ जाते हैं कि भाई मैंने जैसे बोला था कि जो अगले साल प्रॉफिट आप कमाने वाले हो या अगले साल जो आपकी कैश इनफ्लो होने वाली है उसकी वैल्यू हम आज कितनी है वो देखते हैं।
तो जैसे अब ये टाइमलाइन पे आप देखोगे, 0 पे हमने 10 लाख लगाया है, पहले साल हमने 1.5 लाख कमाया उससे। अब 1.5 लाख की वैल्यू 1 साल बाद है, बट उसकी वैल्यू आज कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट कर ली। फिर 2 साल बाद वो 2 लाख का कैश इनफ्लो होने वाला है, बट उसकी वैल्यू आज कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट कर ली। फिर 3 लाख, उसकी वैल्यू आज कितनी वो हमने कैलकुलेट कर ली। ऐसे ही कैलकुलेट करके जब हम जितना हमने लगाया है और जितना हमें मिला है उन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो ये चीज़ हमारी पॉजिटिव आ रही है, मतलब कि हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव आती तो हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करते। अगर 0 आती तो फिर आपकी चॉइस है, इफ़ यू वांट टू डू दैट देन डू इट, इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट डोंट डू इट। तो ये चीज़ है। अब आ जाते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे गेस किया था ना कि डिस्काउंटेड रेट आपका 12% होना चाहिए, यहाँ पे आप वही रेट को निकालते हो। ठीक है, लेट्स से क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़ते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR इज़ द रेट ऑफ रिटर्न अ प्रोजेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट। मतलब कि भाई 12% का वो 12% का रेट वो जनरेट कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, ये हम प्रोजेक्ट में देखते हैं। अगर तो एक्सपेक्टेड रेट डिलीवर कर देगा तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, अगर नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, IRR इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिटर्न अ प्रोजेक्ट अर्न्स, जैसे हमने बात करी, एक्सेप्ट इफ IRR इज़ हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब कि जो आपने IRR कैलकुलेट किया, जो आपकी कॉस्ट आ रही है उससे ज़्यादा है तो आप नहीं करोगे, और मतलब उससे ज़्यादा है तो आप करोगे, अगर उससे कम है तो आप नहीं करोगे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए फिर से वही रोड का एग्जांपल लेते हैं। आपने रोड पे नई कार चलानी है, आपने 10 लाख का कार लिया, उसको रोड पे लेके गए, 0 ईयर था वो आपका। फिर आपने 1 साल में आप उस कार से आपने 1.5 लाख कमाए, फिर दूसरे साल में 2 लाख, तीसरे साल में 3 लाख, चौथे साल में 2.5 लाख, और 5वें साल में आपने फिर डिसाइड किया कि भाई मैं ना बेच दूंगा 4 लाख में। अब ऑपरेशन कॉस्ट उस साल आई थी आपकी 2 लाख रुपए, तो टोटल कैश इनफ्लो आपका हुआ 5वें साल में 6 लाख रुपए का। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है, इसमें क्या करते हैं, NPV को हम 0 रख देते हैं और फिर रेट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब रेट को कैलकुलेट करते हैं, अगर तो रेट जो है हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे बड़ा आया या बराबर आया तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। और ये जो रेट है वो कंपनी ही डिसाइड करती है। लेट्स से वो चाह रही कि नहीं यार ये प्रोजेक्ट ना मुझे 12% देना चाहिए, तो अगर 12% देगा रिटर्न तो कंपनी करेगी। लेट्स से अगर कंपनी सोचती है कि भाई नहीं ये प्रोजेक्ट ना 15% देना चाहिए और आपका रेट ऑफ इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है आपका 12%, तो कंपनी नहीं करेगी। तो यही है, NPV में आप रेट आपको दिया रहता है कि इतना एक्सपेक्टेड है, और इसमें होता है कि भाई आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना होता है कि कितना आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड होप जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई वो आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो प्लीज़ आस्क मी एनीथिंग, आई वुड लव टू हेल्प यू। थैंक यू ऑल।